नमस्कार दोस्तों, गुड्डू बोल रहा हूँ। और आज है 23 मार्च। और आज आज हम देखने जा रहे हैं आज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डिटेल में। साथ ही साथ हमारा जो टारगेट फोकस यही है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी या एसएससी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है ये हमारा ये वीडियोस। साथ ही साथ जिसमें हम देखेंगे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के कॉन्सेप्ट जो कि न्यूज में रहा है 23 तारीख को। साथ ही साथ उसके 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सारे डिटेल में समझेंगे सारे चीज़ें को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ आज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो इवेंट वगैरह है वो भी हम देखने का प्रयास करेंगे। राइट, तो चलिए यहाँ से हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सारी चीज़ें को। सबसे पहले दोस्तों, आज है शहीद दिवस, यानी कि आज है 23 मार्च और शहीद दिवस। ये शहीद दिवस से रिलेटेड बहुत सारे बातें हैं, उसके बारे में थोड़ा हम एक ट्रिब्यूट हम देते हैं अपने जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम से। देखिए, इन आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो इमेजेस है बहुत ही महान आत्मा की इमेजेस है। भगत सिंह जी, सुखदेव और शिवराम राजगुरु। ठीक है, तो तीनों का आज के दिन यानी कि 1931 को 23 मार्च को फांसी की सजा हुआ था। ठीक है, इनके पीछे दोस्तों बहुत सारे स्टोरी है, जैसे कि इन्होंने लाहौर असेंबली में बम फेंका था। बम क्यों फेंका था आपको पता ही होना चाहिए, हिस्ट्री के बहुत मेजर इवेंट है। अगर हम भगत सिंह जी के बारे में बात करें तो इनका एज उस समय में 23 साल का था। ठीक है, और 23 साल के एज में इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दिया था देश के लिए, जिसमें कि उन्होंने क्या बोला था, एक आपको थोड़ा एक छोटी मैं एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि जब इनको फांसी देने वाला था, तो फांसी जब इनको होने वाला था यानी कि 23 मार्च को, तो इन्होंने क्या बात बोलता है कि अपने इनके जो साथी हैं जैसे कि आप देखेंगे सुखदेव और शिव राजगुरु, दोनों की तरफ देखते हुए उन्होंने क्या बात बोला, यारो आज हमारी उम्र पूरी हो रही है। ठीक है, यारो आज हमारी उम्र पूरी हो रही है, लेकिन हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई है, हमारी कहानी तो अभी शुरू हुई है। ठीक है, भगत सिंह बोलते हैं। उसके बाद में 23 साल के थे उस समय में सुखदेव, वो भी हंसते हुए जवाब क्या दिया वो भी आप तो सुन लीजिए। उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, तो यहीं पे सुखदेव ने हंसते हुए जवाब दिया था कि हमने तो ब्रिटिश साम्राज्य को पहले ही बता दिया था कि एक की जगह 1000 खड़े होंगे। सुखदेव बोल रहा है, ठीक है, कि हमने पहले बता दिया ब्रिटिश साम्राज्य को कि एक की जगह 1000 खड़े होंगे। इसी के साथ में राजगुरु जो हैं 22 साल के थे, उन्होंने आंखें बंद करके अपने बापू का नाम लिया, अपने बापू का नाम लिया और बोला, चलो भाई आज हम तीनों मिलकर के इतिहास लिखेंगे जो कभी मिटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, वीर स्वतंत्रता सेनानी, जिनके दिवस पे आज 23 मार्च है, जहाँ पे हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं, ये उनकी बातें हैं। तो इन सभी को कोटि कोटि नमन, इनके बलिदान पे कोटि कोटि। हमारे लिए पास शब्द नहीं है इतने बड़े स्वतंत्रता वीर स्वतंत्रता सेनानी के लिए। ठीक है, तो आप लोग को शहीद दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। चलिए आज अब हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारे सामने जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है उनसे बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देता हूं कि कल बिहार दिवस था, उनके लिए आप लोगों को बधाई। और यानी 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया है, जिसका थीम जो था वो था उन्नत बिहार उज्जवल बिहार। ठीक है, ये थीम था, आपका एग्जाम पूछता है तो आप उन्हें बताएंगे। इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं डिटेल में। इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए। जैसे कि पहले बंगाल का विभाजन होता है, ठीक है, जिसमें कि वेस्टर्न बंगाल और ईस्टर्न बंगाल के लिए मैप किया जाता है। उस समय करजन था, वहाँ पे जो गवर्नर जनरल जो था करजन था, और करजन ने सोचा कि हम यहाँ पे बंगाल को डिवाइड करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो था काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा था। यहाँ पे ईस्टर्न वेस्टर्न बंगाल में बांटा। और आप देखेंगे कि उस समय बिहार जो था वो था पश्चिमी बंगाल का पार्ट था। ठीक है, 1905 में
तो जैसे ही उन्होंने ये फैसला लिया तो बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, लेकिन 1911 आते आते 1905 में फैसला लिया, 1911 आते आते समझ में आ गया ब्रिटिश को कि हम ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा इशूज़ होगा। लेकिन उन्होंने एक और गेम खेल दिया, डिवाइड एंड रूल का। उन्होंने ये बोला कि जो बंगाल विभाजन जो है उसे कैंसिल करते हैं, लेकिन अब जो बंगाल जो है, बंगाल के अंदर में बिहार को अलग किया जाएगा, साथ साथ उड़ीसा को भी अलग किया जाएगा। बिहार उड़ीसा को एक अलग प्रांत के रूप में 1912 में दर्जा दिया गया, क्योंकि दिल्ली दरबार लगा हुआ था। ठीक है, और आप देखें कि 1911 में ये बातें हुआ था दिसंबर महीने में, लेकिन 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ था। 22 मार्च को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उसी दिन को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि उस समय के बाद में बिहार में, क्योंकि जो भी बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज जो हुआ करता था वो होता था कहाँ पे, बंगाल में। लेकिन अब जो हमारे नेशनलिस्ट जो मूवमेंट जो लोग जो था, उनका भी मानना था कि बिहार भी डेवलप करे, बिहार में भी स्कूल हो, कॉलेजेस हो, उनकी अपनी हाई कोर्ट हो। तो जैसे ही 1912 में बिहार अलग प्रांत के रूप में आता है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि वहाँ पे पटना कॉलेजेस बनता है 1916 में, फिर पटना में हाई कोर्ट बनता है, बहुत सारी डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है, राइट। तो ये स्टोरी है बिहार दिवस की, और इस साल मनाया गया है। तो 22 मार्च को हर एक साल मनाए जाते हैं, जिसमें कि आप देखें कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभकामना भी दिया था। ठीक है, और ये चीज़ें तो इस साल के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि उन्नत बिहार उज्जवल बिहार आपका थीम था। आप लोग बिहार दिवस का आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका क्या मानना है, क्या सोच है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊर्जा स्थिति की समीक्षा बैठक की है, क्योंकि हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसके बिना काम हो नहीं सकता। तो यहाँ पर बहुत सारा बैठक हुआ है, जिसको लीड किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इन्हीं के बारे में थोड़ा अच्छे से और डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो ये क्या है कि दोस्तों, ये बैठक जो हुआ है 22 मार्च को हुआ था। ठीक है, उन्होंने बैठक किया, जिसमें कि देखेंगे मोदी जी हमारे उनको अध्यक्ष कर रहा था। यहाँ पे पेट्रोलियम पावर के बारे में बात कर रहा था कि पेट्रोलियम पावर को कैसे हम स्ट्रॉन्ग करें। साथ ही उर्वरक क्षेत्र को समीक्षा किया गया है, और आपत्ति स्थिर जो है लॉजिस्टिक और कुशल वितरण पर जोर दिया गया है कि किस तरीके से कोई प्लान लॉन्च किया जाए, जिससे कि जो एनर्जी का जो इशू जो है, जिसमें कि हम देखेंगे कि वेस्टर्न एशिया में जो अभी लड़ाई चल रहा है उसके वजह से, और ये एक प्रोएक्टिव कदम है, ऐसा होते रहना चाहिए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि पश्चिम एशिया में जो ईरान इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो चुका है, और क्या है कि एनर्जी सिक्योरिटी का एक संकट उत्पन्न हो गया है, जिससे कि आप देखेंगे भारत को पेट्रोलियम गैस, इसमें आप हमें क्या देखने कि भारत को पेट्रोलियम गैस की बिजली की उर्वरक की आपूर्ति की प्रभावित हो रही है। स्टेट ऑफ हुर्मुज के बारे में बात करते हैं, यहीं से हमारा सारा ट्रेड होता है, जहाँ पर विश्व की 20% ऊर्जा आपूर्ति की मार्ग है, पूरा विश्व की 20%। अगर भारत की बात करें दोस्तों, तो भारत के लिए 85% कच्चे तेल का आयातक है। स्टेट ऑफ हुर्मुज जो है, भारत के 85% तेल गैस वहीं से आता है। तो इसीलिए ये हमारी ये आत्म ऊर्जा नीति का एक हिस्सा भी है। तो इसे पर उन्होंने बैठक किया गया है, और ये एक अच्छा एक प्रोडक्टिव पहल है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे घरेलू हवाई अड्डे जो हैं, उनके किराए के कैप को हटाने के केंद्र का फैसला लिया है। अब ये क्या है, इसका हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं, सारी चीज़ समझने की बात करते हैं। सबसे पहले दिसंबर महीने में आप देखेंगे कि दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानें रद्द हुआ था। किसकी वजह से, किराए में वृद्धि को रोकने के लिए कैप लगाया गया था। कि आप देखेंगे किस तरीके से इंडिगो ने अपना वो प्रोटेस्ट किया था, तो उसी में तो एक कैप लगाया था कि आप ऐसे मनमानी किराया नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, दिसंबर महीने में। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि हवाई किराए की ऊपरी सीमा हटाकर बाजार आधारित मूल्य निर्धारण का बहाल करना इनका मुख्य लक्ष्य भी है। ठीक है, कैप लाने की सबसे पहली बात कि आप देखेंगे कि आज से यानी कि 23 मार्च से 2026 से प्रभावी होगा ये जो पॉलिसी है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि सिविल एविएशन मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि वेस्ट एशिया में, इन पश्चिमी एशिया में संघर्ष से एटीएफ की कीमत जो है, एटीएफ की कीमत बढ़ने के बावजूद स्थिरता के कारण हटाया गया है कि वहाँ पे कि उसकी कीमत ज़्यादा न बढ़े, और इसमें जो सस्टेनेबिलिटी जो हो वो कंटिन्यू रहे, और इसीलिए अनुचित वृद्धि गुण कैप लगाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि कोई भी जो एयरलाइंस होते हैं,
उसके ऊपर में कोई भी पॉलिसी, कोई भी नियम कौन लाते हैं, तो आप देखेंगे कि इसके लिए जो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, वो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एविएशन सेट में किस तरीके से पॉलिसी होगा, कैसा लॉ होगा, कैसे उसको फॉलो किया जाएगा, सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे जो एविएशन मिनिस्ट्री है वो बात करते हैं, राइट। साथ ही साथ आप देखेंगे कि DGCA जो है, DGCA पॉलिसी वगैरह अपना कंटिन्यू करते हैं। इंडिगो जो है, आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि इंडिगो के बारे में। इंडिगो जो सबसे बड़ी एयरलाइंस भारत में आपको देखने को मिलता है, इंडिगो सबसे बड़ी एयरलाइंस है। उड़ान योजना से जुड़ा हुआ है कि उड़ान योजना में आप देखेंगे कि किस तरीके से स्त्री सस्ती हो, कैसे वहाँ पे आप देखेंगे कि एयरपोर्ट डेवलप किया जा रहा है, तो इससे संबंधित उड़ान योजना है। तो दोस्तों इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि घरेलू हवाई के किराया जो था क्या पटाने का केंद्र सरकार ने फैसला लिया है, और ये चीज़ें तो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री आप याद रखेंगे, हर एक एग्जाम जो होता है उसमें आपको पूछ लिया जाता है इनसे रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने दूसरा टॉपिक देखा, और इसी तरीके से हम पूरे 15 टॉपिक देखेंगे, डेली बेसिस पे हम देखते हैं। और साथ ही साथ आप लोग ध्यान से देखिएगा थोड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे उसका हम MCQ भी करवाते हैं। जस्ट ये नहीं कि आपको बस यहाँ पे हम केवल कहानी बता के चले जाएंगे। देखिए, मेरा हमेशा प्रयास ये रहा है, करंट अफेयर जो है एक करंट लगाने वाली चीज़ है। अगर आप इसे सही से नहीं कवर करेंगे तो आपके एग्जाम में सीधा करंट लगाता है, बिकॉज आजकल एग्जाम में सबसे बड़ा जो वेपन्स है वो है करंट अफेयर। GK GS सब पढ़ के जाता है, पूरे साल भर पढ़ता रहता है, लेकिन करंट अफेयर नहीं पढ़ता है। जो करंट अफेयर पढ़ता है उनके पास में एक वेपन जैसे पावर हो जाता है कि आप स्कोर एग्जाम में कर पाते हैं, क्योंकि हर एक एग्जाम में लगभग 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी सेगमेंट है, ये बहुत बड़ी यहाँ पे मार्जिन आपको नंबर मिलते हैं। तो प्रयास ये होना चाहिए आपका कि डेली बेसिस पे करंट अफेयर करवाया जाए। बस ये नहीं कि बस रटा दे, रटाना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि पहले आपको सारी डिटेल में पता है किसी भी टॉपिक के बारे में, आपको उसके लिए आपको 5-6 पॉइंट आपके पास होना चाहिए जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद में आपके पास उसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। हम उन दोनों चीज़ को ध्यान में रख रहे हैं। अगर आपको हमारा सीरीज अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वो है हमारे सामने में, वो है कि जो खनिज जो है, खनिज की 7वीं नीलामी की किस्त की घोषणा की गई है, और अब देख रहे होंगे कि ये खनिज है, ठीक है। इसके संबंधित थोड़ा बातें करते हैं और समझने के बारे में बात करते हैं सारी चीज़ें। सबसे पहले कि ये जो योजना जो है इसमें 19 ब्लॉक और केंद्रीय खनिज मंत्री जो है, केंद्रीय खनिज मंत्री कौन था दोस्तों, अभी जी किशन रेड्डी जी द्वारा लॉन्च किया गया है कि 7वीं नीलामी का किस्त घोषणा किया गया है, ठीक है। जिसमें कि हमें देखने को मिलता है कि 2 चरणीय यानी असेंडिंग ऑक्शन में साफ ऊर्जा, उन्नत प्रौद्योगिकी, उर्वरक क्षेत्रों के लिए ये नीलामी खोला गया है, ओके। साथ ही साथ आपको देखने को हमें मिलता है दोस्तों कि यहाँ पे कि भारत 30 महत्वपूर्ण खनिजों की पहचान कर आयात निर्भरता कम कर रहा है। यानी कि भारत जो है हमारे सामने में देखेंगे मिनरल्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप मिनरल्स आज के डेट में नहीं लाएंगे तो फिर आप चिप कैसे बनाएंगे, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें वो कैसे डेवलप कर पाएंगे। तो भारत की कोशिश ये भी है कि जो महत्वपूर्ण खनिज है उसकी पहचान किया जाए, क्योंकि खनिज निकालने में बहुत पैसा लगता है, बहुत सारा पैसा। तो सोचता है कि हम नीलामी में कर दें, जो टॉप प्लेयर होगा, प्राइवेट प्लेयर्स, उनको हम देंगे और वहाँ से ये रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इससे संबंधित जो संस्था हमारे सामने है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इनसे संबंधित संस्था है, यही इनसे जुड़ी हुई जो भी रूल ऑफ लॉ होता है वो यहाँ पे बनाते हैं। और अगर आपसे एग्जाम पूछता है कि इसका मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट में, तो यहाँ पे जी किशन रेड्डी मंत्री है, ठीक है। साथ साथ बात करते हैं, भारत ने 6 किस्तों में 46 ब्लॉक नीलाम किए हैं, जिसमें क्या आप देखेंगे PLI योजना जो है एवं मेक इन इंडिया से जुड़ा हुआ ये आपको पॉलिसी दिखेगा। साथ ही साथ मिनरल्स में लिथियम और कोबाल्ट जो है, लिथियम और कोबाल्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स आपको देखने को मिलता है, लिथियम और कोबाल्ट, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये न्यूज़ था और जो कि आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे कमर्शियल गैस के बारे में, ठीक है। LPG आवंटन जो कि 50 से बढ़ाने का फैसला किया गया है, तो ये थोड़ा अच्छा न्यूज़ है आप लोगों के बीच में दोस्तों, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सारे होटल रेस्तरां बंद हुआ था, लेकिन ये इससे हमारे इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा गलत इम्पैक्ट पड़ रहा था। LPG शॉर्टेज के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो पहले ये जो था कि जो कमर्शियल सिलेंडर जो था उसका 30% आवंटन किया गया था, अब इसे 50% कर दिया गया है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं
कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, ठीक है, कौन सा मंत्रालय, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो है, अब इसे 50% वृद्धि किया गया है, जिसमें कि वेस्ट एशिया के युद्ध के प्रभाव को कम करने के लिए उन्होंने ऐसा काम किया है। क्योंकि युद्ध जो है ये लंबा भी खींच सकता है, लेकिन अगर होटल रेस्टोरेंट अगर बंद हो जाए तो इससे बहुत सारे रोजगार भी तो होते हैं उसमें, ठीक है, इसीलिए उनको बढ़ाने का प्रयास किया है कि इसको बढ़ाया जाए। साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे कि ये इनसे ज़्यादा तक किसको फायदा होता है, ये कमर्शियल सेक्टर, इसमें देखेंगे कि रेस्तरां, ढाबा, कैंटीन के लिए व्यवसाय एलपीजी कोटा बढ़ाना इसका मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि आप अगर एलपीजी नहीं देंगे तो फिर कैसे होटल चलेगा, ठीक है। इससे संबंधित अगर आपसे पूछ लिया तो पेट्रोलियम मंत्रालय है। साथ ही साथ भारत में देखेंगे सबसे पॉपुलर योजना जो है एलपीजी से रिलेटेड उज्ज्वला है। भारत एलपीजी आयातक है, इंपोर्ट करते हैं बहुत सारा। आप पीएमयू यानी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप देखेंगे कि 10 करोड़ से अधिक कनेक्शन भी दिए गए हैं। तो अगर आप इतने सारे कनेक्शन आप दिए हैं तो आप अगर इनको एलपीजी प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। इसीलिए यहाँ पर देखेंगे कि व्यावसायिक एलपीजी पर 50% आवंटन बढ़ाने का फैसला किया गया है। अच्छी पहल है और ऐसा काम करते रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रीमियम पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी देखने को मिला है, तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। ये सामान्यतः हम देखने को हमें मिलता है कि 22 मार्च को घोषणा किया गया है कि सामान्य पेट्रोल डीजल की अपरिवर्तित किया गया है, जिसमें कि आपको 2 रुपया प्रति लीटर देखने को मिलेगा। ये प्रीमियम पेट्रोल पर देखने को हमें मिलेगा, 2 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज आपको लिया जाएगा प्रीमियम पेट्रोल पे, राइट। साथ ही साथ वेस्ट एशिया में युद्ध से तेल की कीमत बढ़ी है, इसीलिए इसका इम्पैक्ट हमें आप देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पेट्रोल डीजल महंगा होगा, ठीक है। और इनसे संबंधित जो है तेल विपणन कंपनियां जो ओएमसी जिसे बोलते हैं, और यहाँ पर देखेंगे भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है। कितना? भारत विश्व का तीसरा तेल आयातक है, यानी कि हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और सब्सिडी भी कुछ दिए जाते हैं। तो इसीलिए तो अगर आपके एग्जाम पूछ लिया जाता है, क्योंकि देखिए आप बीपीएससी का वीडियो एग्जाम देंगे तो उन सब चीज़ों में ये पूछ लिया आपसे कि भारत पेट्रोल डीजल सब हमारे लिए एनर्जी सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। तो उसमें आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में पेट्रोल में कितना इंपोर्ट करता है, कैसे एक्सपोर्ट है, उसका नंबर कितना है, तो आप यह याद रखेंगे भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है, तेल इंपोर्टर है, राइट। और 2 रुपया इसको महंगा की गई है प्रीमियम पेट्रोल पे, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं बल्क डीजल की कीमत में 22 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी देखने को मिला है। देखिए दोस्तों, युद्ध कहीं भी होता है ना, खासकर हम जिस पे हम डिपेंडेंट है तो वो चीज़ हमारे ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। तो यहाँ पर देखिए 22 रुपया बढ़ा है, कितना? 22 रुपये। तो आप लोग का यहाँ पर डीजल भी महंगी होने वाली है, देख ही रहोगे कितना बड़ा क्रूड ऑयल, मतलब आप ये तो समझते ही होंगे। चलिए बात करते हैं थोड़ा, तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने घोषणा किया गया है कि अगर आप बल्क में डीजल लेते हैं तो आपको 22 रुपये प्रति लीटर बढ़ोतरी देखने को मिला है। बहुत महंगा हो गया दोस्तों 22 रुपया, ठीक है। और ये क्यों हुआ है तो आपको पता है कि यूज़ में लॉजिस्टिक की लागत बढ़ी है, जो ट्रांसपोर्ट है उसकी लागत बढ़ी है, ठीक है। और मुख्य कारण यही है कि आप थोक रूप से कि बल्क में आप जो डीजल पेट्रोल लेते हैं उसको मूल्य को समायोजन करना है, उसको थोड़ा कम करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है। और इस पे यही एक पेट्रोलियम मंत्रालय इससे संबंधित जो भी रूल्स होते हैं वो बनाते हैं आपको। तो आप लोगों के लिए अच्छे नहीं तो नहीं बोला जा सकता क्योंकि 22 रुपया पेट्रोल महंगा हो रहा है प्रति लीटर बढ़ोतरी देखने को मिला है बल्क में अगर आप लेते हैं तो, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे एक और भी खतरनाक ही न्यूज़ है, लेकिन क्या करें हम उसे कवर करते हैं। सबसे पहली बात कि भारत का जो करेंसी जो है, भारत का करेंसी जो है उसकी काफ़ी ज़्यादा उनकी जो वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। अभी ये भारत की अमेरिकी डॉलर जो है 93 के पास है, लेकिन अभी प्रेजेंट में बात करूँ अभी मैं देखा था तो ये 94 के पास पहुंच गया है, यानी कि 94 रुपये प्रति अमेरिकी डॉलर के पार पहुंच चुका है भारतीय रुपया, जो कि कहीं नहीं है। जैसे आप देखें ना ये पैसा जो लुढ़का हुआ है ऐसे ही डॉलर भी लुढ़क रहा है। मुझे बहुत हंसी आता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी नहीं थे प्रधान पीएम तो उस समय उनका बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें बहुत वायरल होता था, जैसे कि उन्होंने बोलना था कि भारत में पैसा गिरने का मतलब है कि भारत सरकार की साख गिरता है, ठीक है। अब समझ में नहीं आता कि भारत सरकार का ये पैसा जो है क्यों गिर रहा है, इतना डेली बेसिस पे पैसा गिरता जा रहा है। इसके ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा फेलियर साबित हो रहा है। और इस तरीके से बयानबाजी आप सुनेंगे ना, अगर इनसे मिनिस्टर से किसी से अगर ये सवाल पूछ लिया जाए
इनके जो एमपी है, विधायक है, कि आखिर रुपया क्यों गिरा था। इन लोग ऐसा जवाब देते हैं कि हंसी आ जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन गिरा है, ठीक है। तो अभी 94 के आसपास पहुँच चुका है। तो बधाई जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर डॉलर बढ़ता है यहाँ पे, अगर रुपया का वैल्यू गिरता है, तो आपको पता होगा कि हमारे जो इंपोर्ट किए हुए जो चीज़ें होते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, वो महंगा हो जाता है। अगर इंपोर्ट किया महंगा होता है तो पूरे बाजार में, मार्केट में आपको इन्फ्लेशन आ जाता है, सारी चीज़ें हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इससे संबंधित आरबीआई मुक्त रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉरेक्स रिजर्व हमारे सामने 650 बिलियन डॉलर के आसपास में है, राइट। तो ये आप एक न्यूज़ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा फ़ोन पे कुछ बातें की गई है, जिससे कि युद्ध का जो स्थिति है उसका कंट्रोल किया जाए। कि देखिए, ईरान के राष्ट्रपति जो है मसूद पेजेशियन, ठीक है, और मोदी द्वारा फ़ोन पे बात की गई है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पड़ोसी ही हैं। तो हम यहाँ पे इंडिया से, यहाँ पे ईरान है, बीच में थोड़ा सा पाकिस्तान है। ग्वादर पोर्ट दोस्तों कहाँ है, ये आप लोग कमेंट में हम बताएंगे, ठीक है। ग्वादर पोर्ट बहुत ज़्यादा फेमस है और आपका एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। चलिए, बात क्यों हुआ उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कि देखिए, भारत जो है वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है। अब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ब्रिक्स का अध्यक्ष है इस साल के लिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पे क्षेत्रीय सुरक्षा फ्रेमवर्क के बारे में बात की गई, उसके प्रस्ताव में बात की कि क्षेत्रीय सुरक्षा कैसे फ्रेमवर्क किया जाए। और मोदी जी द्वारा आप देखेंगे कि ब्रिक्स को स्वतंत्र भूमिका, उस पर बात की गई है कि ब्रिक्स को कैसे क्या स्वतंत्र भूमिका हो सकता है। और यूएस इजराइल आक्रामकता को रोकने की अपील की गई है कि यूएस इजराइल की जो आक्रामकता जो है उसको किस तरीके से टैकल किया जाए, उसको कैसे रोके। ये सब बातें फ़ोन पे की गई है। आप लोग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपसे एग्जाम में सीधा पूछेगा कि इस बार भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन कर रहा है, भारत कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अभी बातें तो चलेगा, लेकिन जो मुख्य बात ये है कि भारत इस साल ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है, राइट। इसलिए भारत को बहुत सारा जिम्मेदारी भी है, क्योंकि नाटो पावर वेस्टर्न पावर है और ईरान जो है ब्रिक्स का हिस्सा भी है, ठीक है। तो और इन बीच में अगर युद्ध हो रहा है तो दोस्तों ये थोड़ा सेंसिटिव चीज़ है, राइट। तो चाबहार पोर्ट जो है, चाबहार पोर्ट, ये इस पर भारत ही काम कर रहा है और चाबहार पोर्ट का सहयोग देखने को मिला है। तो चाबहार पोर्ट आप बताएंगे कि कहाँ पे है, ठीक है। मैप में आपको थोड़ा आइडिया होगा तो आप बता देंगे डेफिनेटली। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे हमारे सामने 15 टॉपिक है, तो थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में एमसीक्यू भी है, तो उसे भी देखेंगे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अरावली पे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फैसला क्या आया है कि आप देखेंगे 20 स्वान जो प्रोजेक्ट है, जो है 20 स्वान प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है और इससे पर्यावरण मंत्रालय प्रभावित हमें देखने को मिलेगा। 20 स्वान जो है, ठीक है। अब ये 20 स्वान रेलवे प्रोजेक्ट क्या है, इससे विभाग क्या जुड़ा हुआ है। तो 20 स्वान जो है रेलवे प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें आक्रामक प्रजाति जो है विलायती कीकर को वन न मानना विवाद है। यानी कि विलायती कीकर जो है इसको वन न मानना ही एक विवाद था। और उसी पे अब देखने को मिलेगा कि जो 20 स्वान रेलवे प्रोजेक्ट जो था, जो विवाद के रूप में, तो उसको सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर दिया है कि आप बना सकते हैं, ठीक है। साथ साथ बता देते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 है, उसमें हमें देखने को अरावली जो है दिल्ली की हरी दीवार के रूप में काम करता है। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसी में हमें कि किस तरीके से फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, वो सारे प्रावधान देखने को मिलते हैं। अरावली के बारे में आज से कुछ समय पहले बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था कि किसको हम पहाड़ मानेंगे, किसको पहाड़ नहीं मानेंगे। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट का थोड़ा बैक एक्शन देखने को मिला था। लेकिन दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि ये 20 स्वान क्या है, विलायती कीकर क्या है। तो ये प्रजाति है, ठीक है। सीधा सीधा एग्जाम आपसे पूछेगा, यूपीएससी एग्जाम में तो मस्ट है, इस साल पूछ लेगा आपसे, ठीक है। तो आप ये सब बताएंगे। और अरावली को दिल्ली का हरी दीवार बोला जाता है, क्योंकि अरावली जो है पूरा ग्रीन है, पूरा ग्रीनरी है और दिल्ली को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रोटेक्ट करता है। अगर अरावली न हो तो दिल्ली का टेम्परेचर 90 के पार भी पहुंच सकता है। 10वां टॉपिक की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। यहाँ पे मासिक धर्म से छुट्टी पर संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है, उसके बाद बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि मासिक धर्म जो है उनकी छुट्टी उस समय में उनके लीव के बारे में बात की गई। तो उन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि अनुच्छेद 21 से जुड़ा हुआ ये चीज़ें देखने को मिलता है कि अनुच्छेद 21 में बात करता है, आपको प्राइवेसी के बारे में बात करता है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बात करने का हमें देखने को मिला है। तो विधायक को समाधान ढूंढने के निर्देश दिया है कि आप किस तरीके से समाधान ढूंढेंगे। साथ ही साथ मैटरनिटी बेनिफिट जो है, ये एक एक्ट है मैटरनिटी बेनिफिट, जिसमें कि समानता का अधिकार हमें देखने को मिलता है। तो ये तो ये तो नेचुरल थिंग है, नेचुरली हर एक साल आते हैं, हर एक महीने, ठीक है। तो महिलाओं के लिए ये चीज़ें है कि मासिक धर्म छुट्टी पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी दिया है कि आप निर्देश दीजिए किस तरीके से इस पर काम किया जाए, क्योंकि हर एक महीना जब ये इससे महिलाएं 4-5 दिन तक परेशान रहती है, तो आप इसके बारे में सोचें। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में दोस्तों बात करते हैं, वह जल जीवन मिशन 2.0 पर फोकस करने की बात की गई है। तो यहाँ की सबसे पहली बात है कि इसका जो मेन थीम है वो है हर घर जल प्रमाणित करना है, मुख्य इनका लक्ष्य यही है। साथ साथ विश्व जल दिवस पर चर्चा भी देखने को हमें मिला है, ठीक है। जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है और इनका लक्ष्य जो है जल जीवन मिशन का 2.0 का, वो 2028 तक इसका लक्ष्य एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए, बाकी इसके बारे में बहुत सारे बातें हम किए हैं पिछले वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जिससे समझना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप देखेंगे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये 22 मार्च से आप प्रभावी है। तो आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना कि ये पश्चिमी मिडिल ईस्ट से आता है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, इसमें बरसात होता है, जैसे कि आप देखेंगे ऐसे ऐसे टकरा करके। तो ये क्या है, देखिए ये जो है मार्च मौसम अनियमितता देखने को हमें मिला है, जिसमें कि हमें देखने को उत्तर भारत में बारिश आंधी देखने को मिलता है, ठीक है। अगर एमडी के पूर्वानुमान के बारे में बात करें तो ये 22 मार्च 2026 से प्रभाव में आ जाएगा, ठीक है। और आईएमडी से संबंधित जो बातें जो होते हैं मौसम संबंधित, वो आईएमडी हमारे सामने डाटा रिलीज करते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है हिमालय से फसल प्रभाव में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि रबी फसल चल रहा है, अगर अभी बारिश होता है तो रबी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके बारे में आप गूगल वगैरह कर सकते हैं अच्छे से, क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते रहते हैं बार बार। अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रम्प, उन्होंने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर आप युद्ध नहीं रोकते हैं, स्टेट पर हॉर्मुज अगर जो बंद आप करके रखे हुए अगर आप इसे नहीं हटाते हैं, तो हम आप पे अटैक कर देंगे, ठीक है। अल्टीमेटम ये है कि हॉर्मुज खोलने का यहाँ पर अल्टीमेटम दिया है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये ट्रम्प जो है बहुत ज़्यादा ईरान को अब देखने को हमें मिलता है कि उन्हें किस तरीके से जस्ट धमकी दे रहा है बार बार, ठीक है। लेकिन ईरान जो है उनका भी मानना यह है कि जो हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है हम उसको सबसे ऊपर रखेंगे, हम उससे कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको मेरा साथ मानना होगा, अदरवाइज हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे नहीं खोलेंगे। तो आप देखेंगे ट्रम्प ने बहुत लंबा पोस्ट किया था, उन्होंने बहुत ही भयंकर तरीके से अल्टीमेटम दे दिया, 48 घंटे में आप मानोगे नहीं तो हम आप पे बहुत बुरे से अटैक करेंगे, ठीक है। तो मामला यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहाँ से हमें देखने को मिलता है दोस्तों कि जो है कि यहाँ पर 20% विश्व का तेल जो है, वर्ल्ड का जो 20% तेल जो है वहीं से पास होता है, इसीलिए यहाँ पे इंडिया यूएस 2+2 का संवाद भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और ये आपको पता होना चाहिए, अभी तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो कि अब हमारे देश के लिए भी ये अच्छा नहीं है, क्योंकि हमें भी एनर्जी सिक्योरिटी हम दूसरे देश से ही लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईरान की क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे की अपरिवर्तनीय क्षति के बारे में चेतावनी दी गई है। ट्रंप ने धमकी दिया है कि आपका जो स्ट्रक्चर जो है उनको हम क्षति करेंगे, ठीक है। आपके जो शक्ति संयंत्र पर उससे हमने एक चेतावनी दिया है। साथ ही ईरान के विदेश मंत्रालय ने इन बातों को किया गया कि अगर आप मेरे जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करते हैं तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। हम भी बहुत ज़्यादा अटैक करेंगे। आप देखेंगे प्रेजेंट में ही कि इजराइल पर किस तरीके से हमला किया गया है, राइट। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। साथ साथ बात कर लेता हूँ कि ब्रिक्स में भारत की भूमिका के बारे में बात किया गया है। क्वाड वर्सेस ब्रिक्स की भी चर्चा हो रही है कि क्वाड जो है, क्वाड आप देखेंगे कि इसमें आप देखने को मिलता है कि ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलता है, यूएसए मिलता है, इंडिया मिलता है, जापान मिलता है, यानी चाइना घेरने की बात की जाती है। लेकिन अगर ब्रिक्स के बारे में बात करें तो ब्रिक्स को मान के चलिए कि हेड कर रहा है कौन, पूरी तरीके से जस्ट आप देखिए चाइना ही आपको डोमिनेंस वहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये बात है कि ट्रंप ने धमकी में ही इसका उल्लेख किया है कि जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर हम अटैक करेंगे, लेकिन यहाँ पे ट्रंप की धमकी ही माना जाता है विदेश मंत्रालय के बारे में, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से हमारा आज का जो 15 जो टॉपिक जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट वो यहाँ से समाप्त होता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आज का MCQ के बारे में, ठीक है। अब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, अब आपको जवाब देना है। हर एक क्वेश्चन का 10 सेकंड में दिया हूँ। अब पहले मैं क्वेश्चन बात करता हूँ। सबसे पहले अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से और आराम से देखिएगा। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में बात करते हैं। सबसे पहले ये विश्व के लगभग 30% तेल आपूर्ति का मार्ग है, बता सकते हैं।
यह लाल सागर अरब सागर को जोड़ता है। क्या ये बात सही है? यह एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। ठीक है, ये एक महत्वपूर्ण चोक पॉइंट है। क्या ये एक सही बात है? ऑप्शन हमारे सामने में ऑप्शन ए 1 या 3, ऑप्शन बी में है केवल 2 3, ऑप्शन सी में है केवल 1 2, या ऑप्शन डी में है 1 2 3। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पीसीएस एग्जाम में पूछे जाते हैं अगर आप यूपीएससी एग्जाम देते हैं तो यहाँ से टाइम आपका स्टार्ट होता है अब 10 सेकंड। चलिए जवाब जरूर दीजिएगा आप लोग। राइट, तो यहाँ पर आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन का हमारे सामने में जवाब आएगा, वो होगा ऑप्शन डी, सही राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ अरेबियन सी से जोड़ता है, माफ करिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ए सी ठीक था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो था ऑप्शन कथन तो वो था पर्शियन गल्फ से अरेबियन को जोड़ता है, ना कि रेड सी से। ठीक है, 20% ग्लोबल ऑयल सप्लाई करता है और चोक पॉइंट के रूप में काम करता है। राइट, नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हुए, भारत में हवाई किराया क्या हटाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए में सरकारी नियंत्रण बढ़ाना, ऑप्शन बी में बाजार आधारित मुल्क का निर्धारण लागू करना, ऑप्शन सी में है केवल निजी एयरलाइनों को लाभ देना, या अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को नियंत्रित करना। आप बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। अब मैं इसके बारे में डिटेल में बात किया हूँ, यहाँ पर टाइमिंग स्टार्ट होता अब। ठीक है, तो आंसर आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, इतना मेहनत कर रहा हूँ, हमें आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजार आधारित मुल्क को निर्धारित कर लागू करना। तो ठीक है, आप यहाँ एक्सप्लेनेशन भी आप आराम से पढ़ सकते हैं। ये सारा जो पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, जरूर जुड़िएगा मेरे साथ में। चलिए तीसरा है, महत्वपूर्ण खनिज नीलामी का उद्देश्य क्या है? नीलामी का उद्देश्य क्या है? निर्यात बढ़ाना, आयात निर्भरता को कम करना, निजी कंपनी को बढ़ावा देना, या खनन पर प्रतिबंध। राइट, तो बताइए। चलिए यहाँ पे टाइमिंग स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा, 10 सेकंड टाइम है आपके पास। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आयात निर्भरता को कम करना। ठीक है, बहुत सारा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, आप लोग जरूर जाकर पढ़िए इनको भी। तीसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी चौथा क्वेश्चन की तरफ, वो है व्यावसायिक एलपीजी वृद्धि से लाभ किसे है? व्यावसायिक एलपीजी से वृद्धि से लाभ किसे है? घरेलू को, उद्योग को, रेस्तरां को, या कृषि को? यहाँ से स्टार्ट होता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो कमर्शियल एलपीजी के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में अच्छे से बात की है, आप लोग जवाब दीजिए। तो यहाँ पर आपका होता है टाइम एंड, और यहाँ पे इसमें दिया है गया है, तो इसमें ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा रेस्तरां को इससे फायदा होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन भी है। इससे हम पूरे 10 क्वेश्चन देखेंगे। तो पांचवा क्वेश्चन ये है कि बल्क डीजल वृद्धि का प्रभाव किस पे देखने को मिलेगा? आईटी के सेक्टर में, कृषि परिवहन क्षेत्र में, या शिक्षा क्षेत्र में, या बैंकिंग सेक्टर में? तो टाइम स्टार्ट आपका। बल्क डीजल वृद्धि के बारे में क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं अच्छे से बात किया हूँ, तो मेक श्योर आपको ये जवाब पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृषि परिवहन के क्षेत्र में। ठीक है, सारी डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन 6 में है कि रुपये का अवमूल्यन का कारण क्या है? रुपये की ये जो डिवैल्यूएशन जो हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? कृषि में वृद्धि, एफडीआई का कीमत, या तेल कीमत, या निर्यात? क्या इसका मुख्य कारण है? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप बिल्कुल कन्फ्यूजन होंगे। अगर क्लास देखते हैं, हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, तो आपका करंट अफेयर जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो क्यों ये हुआ है? तो ये दोस्तों मुख्यतः जो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सी होगा। तेल की कीमत अभी बढ़ा है, ऑल इंपोर्ट हमारा बढ़ रहा है, और इसको आरबीआई मैनेज फ्लोट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमारे सामने 7वां क्वेश्चन ये है कि ब्रिक्स क्या है? ठीक है, आज हम इसके बारे में बात किया। तो ब्रिक्स क्या है? तो नाटो है, या मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, या इमर्जिंग इकोनॉमिक ग्रुप है, या एशिया ऑर्गेनाइजेशन है? तो बताइए कि ब्रिक्स क्या है। यहाँ से आपका टाइम होता है अब स्टार्ट, 10 सेकेंड। अच्छे क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए आप जितना क्वेश्चन करके जाएंगे ना, आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही एग्जाम में कम मेहनत करना पड़ेगा। इसका आंसर सी होगा, इमर्जिंग इकोनॉमिक ग्रुप का। यस, जिसमें क्या देखेंगे ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलता है। राइट, नेक्स्ट हम देखते हैं कि बिलायती कीकर क्यों महत्वपूर्ण है? बिलायती कीकर क्यों महत्वपूर्ण है इसके बारे में, क्योंकि ये फलदार है, देसी है, या इन्वेजिव है, जल संरक्षण के लिए है? तो यहाँ से आपका स्टार्ट होता है 10 सेकेंड। देखिए इन सब के बारे में हम आज बात किया हूँ, ऐसा नहीं कि हम कहीं से और से क्वेश्चन लाया हो। ठीक है, तरीका यही है कि पहले हम कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आपको एमसीक्यू, ताकि आप एमसीक्यू करके जाए। तो क्या है, फलदार है, या देसी है, इन्वेजिव है, या जल संरक्षण है? तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है दोस्तों सी, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि हमें मिलता है कि
ये जो है बायोडाइवर्सिटी को नुकसान इससे होगा अगर इस पे चीज़ें काम होता है। स्टैटिक रूप में अरावली रोल का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारे सामने 9वां क्वेश्चन है कि जेजेएम 2.0 का लक्ष्य क्या है? नदी को जोड़ना, बी में सिंचाई या हरगल जल या निर्यात। यहाँ से आपका 10 सेकंड स्टार्ट होता है, आप इसका भी आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपका यहाँ पे 35-40 मिनट में आपको देखिए यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ बता दिया हूँ। अब इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी, हरगल जल, राइट। और आज का अंतिम और 10वां क्वेश्चन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव क्या है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव क्या है? तो सूखा, वर्षा, साइक्लोन या मानसून। 4 ऑप्शन आपके सामने में, बताइए। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों इसका मेन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का प्रभाव देखने मिलेगा वो वर्षा देखने मिलेगा। रबी फसल होगा तो ऑप्शन बी। तो ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया रेन स्टेटिक के बारे में बात करते हैं, वेयर क्रॉप, राइट। तो दोस्तों यहाँ से हमें देखने को क्या मिलता है कि आज हमने क्या देखा कि आज जितने भी करंट अफेयर जो रिलेटेड करंट अफेयर जो था, ठीक है, तो आज क्या दोस्तों पूरे टॉपिक, उसके कॉन्सेप्ट, और साथ ही में हमने क्या देखा कि उसके एमसीक्यू मोस्ट 15 टॉपिक आज 23 मार्च में, और उसके बाद 10 मोस्ट एमसीक्यू, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी देखा। ठीक है, तो इस तरीके से करंट अफेयर दोस्तों होता है, जहाँ पे आपको पहले आप केवल आप कॉन्सेप्ट समझे। कॉन्सेप्ट में ऐसा नहीं, आपको पास एटलीस्ट 4-5 पॉइंट आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अगर यूपीएससी से लेकर चपरासी लेवल तक एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो आप वहाँ पर करंट अफेयर के यूज कर पाएँ, राइट। और उसके बाद हम एमसीक्यू भी कर लेते हैं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस जो और बढ़िया हो जाए, आप कॉन्फिडेंस आ जाए। इसलिए साथ ही साथ आप लोग को हमारा ये जो सेशन जो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते डेफिनेटली। और अगर कल का भी करंट अफेयर आप नहीं देखे हैं तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, या मैं साइड में साइड आइकन पे आप क्लिक करके आप वो भी करंट अफेयर का वीडियो जरूर देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको हमारा ये सेशन कैसा लग रहा है, हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा, या कुछ और चीज़ में हमें इंप्रूव करने की जरूरत है, तो भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलेंगे कल के नेक्स्ट सेशन में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।